बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम वालिदैन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? बहुत ही शॉर्ट वक्त में आप लोगों को बच्चों की जो स्कूलिंग है उसके हवाले से अवेयरनेस कुछ दे दूँ। बेस्ट स्कूलिंग कहाँ पर हो सकती है। सबसे पहले ये बात मद्देनज़र रखनी चाहिए, जो पहले 2 साल 3 साल 4 साल डिपेंड करता है। आई प्रेफर कि 7 साल तक बच्चा घर में ही रहे। तो वो जो ईयर्स होते हैं घर में अपनी वालदा के साथ, वो बुनियादी अहमियत के हामिल होते हैं लर्निंग के हवाले से। वो साल उसके बाद अगर बच्चा प्ले ग्रुप में आ जाता है, प्री क्लास में 3 to 4 एंड देन फर्दर वो जो अर्ली चाइल्डहुड की जो क्लासेस हैं उसको कवर करके अप टू ग्रेड 3 तक पहुंचता है। सो ये है उसकी बेस। इस बेस में वो इंग्लिश और एक जो दूसरी हमारी नेशनल लैंग्वेज है उर्दू और मैथमेटिक्स। सो ये जो 3 चीज़ें हैं इसमें वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अपनी जो इल्मी इस्तेदाद है, अक़ली इस्तेदाद है, वो बढ़ाता है बच्चा। ये बुनियाद है। और इसके अलावा उसकी जो माशरती है, सोशल जिसे कहते हैं, और इमोशनल यानी जज्बात, जो हमारी पूरी लाइफ इसी पर ही डिपेंड करती है, इमोशनल। और इस तरह का फिज़िकल होता है, फिज़िकल। और हम एक और ऐड करते हैं, स्पिरिचुअल, जिसको आप कह सकते हैं कि TURAL, सॉरी मैं ज़रा आई में कंफ्यूज हो रहा था। सो ये जो डेवलपमेंट होती है ये इन्हीं स्टेजेस में ये बच्चा डेवलप करता जाता है ना। सो अगर ये आपको बेस्ट किसी स्कूल में मिलते हैं, सो वो जो है आपके बच्चे के लिए एक बुनियादी तालीम है। यहाँ पर वालिदैन को भी तवज्जो देनी होगी, इंडिविजुअली हर बच्चे को। इस तरह स्कूल में उस्ताद हर बच्चे को, क्लासरूम के अंदर हर बच्चे को इन तमाम चीज़ों पर अप टू ग्रेड 3, फिर मैं कह रहा हूँ अप टू ग्रेड 3। अगर आप अप टू ग्रेड 3 किसी सस्ते स्कूल हो, कोई बात नहीं, छोटा है वो है ना, सो आपने उसकी बुनियाद का ये अल्फाज मैं यूज़ करूँ, ज़रा शायद गलत हो, बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और उसके बाद फिर वो बच्चा ग्रेड 4 से फिर वो वीक रहेगा। सो दीज आर द बेसिस। इन बेसिस को देखें। उसके बाद हम आते हैं लैंग्वेज को। इंग्लिश लैंग्वेज है, अ चाइल्ड कैन लर्न द लैंग्वेज इन इट्स ओन लैंग्वेज। इंग्लिश को इंग्लिश ही से सीख सकते हैं। ओनली यू कैन गेट अ हेल्प ऑफ अ मदर टंग फॉर एग्जाम्पल सराइकी, पश्तो, फारसी, अरबी, जिसकी भी जो भी हो, वो उसकी हेल्प थोड़ी सी टीचर भी ले सकता है, मदर भी ले सकती है, ताकि उस बच्चे को वो चीज़ सिखाई जा सके। इंग्लिश लैंग्वेज न कि दी विद द हेल्प ऑफ उर्दू। सेम व्हेन यू आर टीचिंग उर्दू, ओनली उर्दू, उसको किसी और ज़ुबान में ट्रांसलेट नहीं करें। इसी बेस पर चूँकि वो बच्चे इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं, एंड व्हेन इट कम्स टू ग्रेड 4 दे आर टोटली ज़ीरो इन इंग्लिश। और सेम मैथमेटिकल, चूँकि बच्चों को रियल लाइफ के साथ उसको मैच नहीं किया होता है ना, उनको कोई लॉजिकल रीजनिंग उनकी बनती ही नहीं है, तो वो बच्चा बस कर रहा होता है, लेकिन उसकी कुछ बेस नहीं बनी होती है। सो दीज आर द बेसिस, राइट। ये बेसिस जब बन जाएगी ना, तो रोट मेमोराइजेशन जिसे कहते हैं, रटा लगाना, और उसकी बेस पर मेमोराइजेशन, आई डोंट व्हेन आई एम टॉकिंग एंड आई कैन नॉट राइट मेमोराइजेशन, ओके, ये मैंने आर लिख लिया, मेरी हैंड राइटिंग अजीब सी है। सो रोट मेमोराइजेशन, राइट। रोट मेमोराइजेशन इज वो है कि हिफ्ज़ करना। वो तो हिफ्ज़ कब हो जाता है? बच्चा हाँ करता है, ये चीज़ें ख़त्म हो जाती है अगर उसकी बेस बनी। अगर बेस नहीं बनी होगा तो आप आज भी उठाएं, किसी भी बच्चे को उठाएं, सो वो इसी पैटर्न के थ्रू जाएगा। किसी बच्चे को उठाएं का क्या मतलब है? किसी 10वीं क्लास के पास बच्चे को, 12वीं क्लास के पास बच्चे को, जिसने बैचलर डिग्री की है उसके पास के बच्चे को, जिसने मास्टर डिग्री की है उसके पास के बच्चे को भी, हत्ता कि इवन इन दिस कंट्री इवन PhD जिसने की है, दे आर गोइंग थ्रू दिस रोट मेमोराइजेशन। वो इसी रोट मेमोराइजेशन के थ्रू जा रहे होते हैं। सो इसको किल करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए ये है कि बच्चा उन चीज़ों में 2 चीज़ें हैं। एक है कि वो जो नॉलेज है उसका कंसेप्ट जो है वो बिल्डअप हुआ।
तो कंसेप्ट बिल्ड अप करने के फिर टीचिंग पर वो टीचर पर डिपेंड करता है, जो कंटेंट पढ़ाता है उस पर डिपेंड करता है, और फिर ओवरऑल जो मेथडोलॉजी वो यूज़ करता है उसकी बेस पर वो उसका बच्चे का कंसेप्ट वाक़तन बनता है। और अगर इस तरह बनता है जिस तरह मैं अभी बातें कर रहा हूँ और आप सुन रहे हैं और टीचर इसी तरह कर रहा है, सो कभी भी कंसेप्ट नहीं बनेगा और बच्चा रोट मेमोराइजेशन की तरफ ही जाएगा, हिफ्ज़ की तरफ ही जाएगा। जिसे बच्चे कहते हैं हम याद करेंगे, इम्तिहान आएगा तो याद करेंगे। और सबसे जो ईवल कंसेप्ट है वो एग्ज़ामिनेशन और टेस्टिंग का है। ये चीज़ें ख़त्म हो जाए एजुकेशन से, फिर ये रोट मेमोराइजेशन भी ख़त्म हो सकती है। सो फर्स्ट थिंग इज़ दी कंसेप्ट बिल्डिंग, और इसी कंसेप्ट आप बच्चे को नॉलेज आ गया है साइंस में, सोशल में, दूसरे सब्जेक्ट्स में, इस्लामियात में, तो उसको वो कम्युनिकेट करेगा इधर वर्बली आर इन राइटिंग। हाउ कैन द चाइल्ड विल डू दोज इधर वर्बली आर इन राइटिंग, दैट नीड्स प्रोफिशिएंसी, कॉम्पिटेंसी इन दैट लैंग्वेज। अगर वो बच्चा इंग्लिश में वीक है, राइट, उसे कंसेप्ट समझ आ गया है, नाउ टीचर आस्क कम हियर एंड प्रेजेंट वर्बली। अगर आप वर्बली नहीं करते, ओके नो प्रॉब्लम, डू इट इन राइटिंग और present it or something whatsoever your method of presenting the things is, वो बच्चा उस चीज़ को नहीं कर सकेगा क्योंकि उसकी इंग्लिश वीक है। अब हाँ, यहाँ से यहाँ तक जवाब है, या बच्चे नोटबुक पर कॉपी करेंगे फिर उसको वो रट्टा लगाएंगे, रोट मेमोराइजेशन। सो इसको ख़त्म करना है। सो बेस्ट स्कूलिंग के लिए आप देखें, वहाँ स्कूल की विज़िट करें। अगर सपोज़ ये तमाम चीज़ें हैं, सो आई एम सॉरी, आप बहुत गलत इंस्टीट्यूट का इंतखाब करें। दिस इज़ द मेन थिंग। अच्छा, उसके बाद जो ज़िंदगी है, लाइफ स्किल्स और करेक्टर एजुकेशन, ये अहम चीज़ें हैं। करेक्टर एजुकेशन, जिस तरह मैथ ज़रूरी है, जिस तरह साइंस ज़रूरी है, उतनी ही इम्पोर्टेंस का लाइफ स्किल का, पीरियड लाइफ स्किल ज़रूरी है, उतनी का करेक्टर एजुकेशन का है। अगर ये चीज़ें ना हों और बच्चा आपका मैथ्स में बड़ा एक्सपर्ट आ रहा है लेकिन उसकी करेक्टर एजुकेशन बिल्कुल वहाँ स्कूल में नहीं टीच की जा रही है, उसकी प्रैक्टिस नहीं की जाती है, सिर्फ फ़र्क ये होता है कि ये जो है चीज़ें होती है, इसको ऑन द स्पॉट ऑन रियल लाइफ के साथ उस तरह अटैचमेंट शायद डिफरेंट है, लेकिन जो लाइफ स्किल्स है, करेक्टर है, दीज आर द वो चीज़ें हैं जो हमारी सोशल इमोशनल लाइफ में करंटली डेवलप होती है और हम ऑन डेली बेसिस करते हैं। सो ये इसकी जो टीचिंग ऑफ मेथडोलॉजी होती है वो ज़रा डिफरेंट होती है। सॉरी। सो आपने इन चीज़ों को गौर से देखा क्या वो चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं या नहीं हैं। अब आते हैं सिर्फ एक शॉर्ट टीचिंग मेथडोलॉजी पर। जिस तरह मैंने अभी बात की, मैं अभी बातें कर रहा हूँ, अगर टीचर इसी तरह पढ़ा रहा है या उस एक आध बच्चों से क्वेश्चन कर रहा है, ये 12वीं क्लास तक, छोटी से 12वीं क्लास तक, सो आई एम सॉरी, वो स्कूल किसी खाते का नहीं है और वहाँ से बच्चे काबिलियत नहीं पाएंगे, बस वो एग्ज़ाम में टॉप नंबर ले लेंगे और वो कर लेंगे और कुछ उसके पास काबिलियत और इल्म नहीं होगा। सो देयर आर डिफरेंट, हर सब्जेक्ट को पढ़ाने की मुख्तलिफ मेथडोलॉजीज होती हैं और इसी तरह हर जो सब्जेक्ट हैं और जो या लैंग्वेज है उसको टीच करने की मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं कि आप किस तरह उसको वो करेंगे ना। उन तमाम टेक्निक्स के दो हैं, या तो अगर सपोज़ मैं अथॉरिटेटिव स्टाइल हूँ, इसमें ये तमाम टेक्निक्स यूज़ नहीं हो सकते, बस मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा एक क्वेश्चन करूँगा या कोई बच्चा मुझसे क्वेश्चन करेगा। जो दूसरा है लर्नर और स्टूडेंट सेंट्रल अप्रोच, जिसमें मरकज़ी जो पॉइंट होता है, नुक्ता निगाह होता है, वो बच्चे होते हैं, बच्चे रेस करते हैं, हत्ता कि बच्चे ओके सो व्हाट वी विल डू टुडे असाइनमेंट, आज होम असाइनमेंट क्या होना चाहिए, वो बच्चा ये दीज आर द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन, नॉट द टीचर टू डू इट, कि टीचर डिसाइड करे कि वो करे। सो इन दैट स्टूडेंट सेंट्रल अप्रोच में बच्चे डिस्कशन करते हैं, बच्चे रोल प्ले करते हैं, बच्चे मुख्तलिफ एक्टिविटी करते हैं और बच्चे ही ज़्यादातर क्वेश्चन करते हैं बनिस्बत एक टीचर क्वेश्चन करे। टीचर बस एक फैसिलिटेटर होता है, एडवाइज़र होता है, हेल्पर होता है, मेंटोर होता है ना, और सपोर्ट करता है इन तमाम चीज़ों में, और एक न्यू नॉलेज का एक इंट्रोडक्शन दे लेता है, एक कंसेप्ट दे लेता है, उसको वो बेस करता है। गिव इट फ्री हैंड, even if it is a new law, for example in mathematics,
मैंने एक दो जगह शायद जिक्र भी किया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज़ द न्यू कंसेप्ट इन अ फ्रैक्शन फॉर द स्टूडेंट्स, राइट। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ओके, आपने वो एक लिख लिया, एक एग्जांपल, उसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अभी आप पढ़ा रहे हैं ना। ओके, कम हियर सॉल्यूट, सर ये हमने पढ़ा, नो नो ट्राई, ब्रेन। जब तक बच्चे के जहन को आप उसमें तूफान नहीं लाएंगे तो तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ तो बच्चा सिर्फ सुन रहा है, बाकी जो माइंड होता है वो ब्रेन टोटली इन स्लीप मोड होता है ना। और ये जो मेरी बातें होती हैं ये कुछ देर तक याद रहेंगी, फिर बाद में वो भूल जाएंगे ना। वो वजह सोचेगा क्या कोई कैसे करेगा, सब बच्चों ने गलत लिखा है, वेरी गुड। अब जब टीचर वो करेगा उसके बाद उसको एक्सप्लेन करेगा। सो नाउ व्हाट हैपन, द टीचर, द स्टूडेंट्स क्योंकि उनका ऑलरेडी यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस हो चुका है ना, सो दे विल गेट, और हर स्टेप को वो जल्दी सीख लेंगे। सो इन स्टूडेंट सेंट्रल द स्टूडेंट्स अब फॉर एग्जांपल दिस स्टूडेंट इज नॉट आस्किंग द टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इस स्टूडेंट को इतना पुश करे, इतना मोटिवेट करे, इतना वो करे थ्रू डिफरेंट मेथडोलॉजी कि ये बच्चा एटलीस्ट 3 क्वेश्चन मुझसे करे। सो इस 3 क्वेश्चंस के लिए या हर बच्चा करे। सो इंटरनेशनली आप 18 to 20 कर सकते हैं, लेकिन हमारे स्कूल में तो हमने 25 लिमिट रखी है। 25 से अगर किसी भी स्कूल की फ्रॉम द लोअर क्लास अंटिल 12th ग्रेड किसी भी की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो तो उस स्कूल पर आप क्रॉस का निशान लगाए। आई एम सो सॉरी बट सेइंग दिस वन, दिस इज़ वो स्टूडेंट सेंट्रल अप्रोच या जो लर्नर सेंट्रल अप्रोच है वो नहीं हो सकती है। बाकी स्पीच है, तकरीर है या लेक्चर देना है, अभी मैं हूँ, मेरे सामने कोई नहीं बैठा है, लेकिन बिलफर्ज मेरे पास 1000 या 1 मिलियन भी बैठे हो, सेम यही बात मैं करूँगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा और वहीं टाइम लगेगा। लेकिन ज़ाहिर बात आपके पास कम टाइम होता है और 25 इज़ अ बिग नंबर कवरिंग दो स्टूडेंट्स, राइट। सो आपने वहाँ पर उस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना है कि वो चीज़ है या नहीं है। इन तमाम एक्टिविटीज़ को अगर कोई स्कूल इस तरह अडेप्ट करके चलाता है, लाइफ स्किल को वो पुश करता है, करेक्टर एजुकेशन को पुश करता है, सो व्हेन द चाइल्ड विल ग्रेजुएट, okay, so he will be a very civilized role model for the whole society, और सोसाइटी उससे खुश होगी। उस इल्म से वो खुद फ़ायदा लेगा और दूसरे को भी वो फ़ायदा पहुंचाएगा। तो आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें कि सपोज़ ये चीज़ें वहाँ पर है या वहाँ पर ये तमाम इन तमाम चीज़ों का फुकदान है। उनका असातिज़ा कराम से मिले, उनके प्रिंसिपल से मिले, विज़िट करें और कम्युनिकेट करें, इवन रिक्वेस्ट करें एप्लीकेशन की इफ़ वी कैन सिट फॉर एन आवर इन द क्लासरूम में अगर हम 1 घंटे के लिए बैठ सकते हैं, वेल एनफ, या यू कैन, यस। सो इन तमाम चीज़ों पर ये बेस है, खुदा के लिए बेस को ख़राब ना करें। हम चाहते हैं कि बच्चा अगर उसने सपोज़ मैथ्स में मास्टर किया है, सो ही इज़ अ मैथमेटिशियन, वाक़तन वो मैथमेटिशियन है, वो इंटरनेशनली वो कम्पीट कर सकता है, ही कैन कम्पीट, और वो न्यू डिस्कवरी, न्यू इन्वेंशन वो कर सकता है, और इस तरह हर सब्जेक्ट में वो डेवलप कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, राइट। और पेरेंट्स के लिए सिर्फ लास्ट एक वो करूँगा, अगर आप जॉब के लिए, नौकरी के लिए, पैसे के लिए या उसके लिए तालीम को ज़रिया ना बनाएं, यानी मकसद वो ना हो, मकसद ये हो कि इस इल्म को हासिल करना है। सपोज़ मैं एक एज अ स्टूडेंट, मुझे मैथ पसंद है, अब मैं चाहता हूँ मैं मैथ में ज़रा वो हो जाऊँ ना, उससे मुझे ख़ुद भी फ़ायदा मिलेगा और मेरी ग्रोथ इस लर्निंग से पूरे माशरे को भी फ़ायदा मिलेगा। ये मकसद ले करके कि मैंने इंसान बनना है। वो जो अर्निंग्स है, जॉब है, वो सेकेंडरी है और वो तो आएगी ना, लेकिन चूँकि हमने उसको बनाया होता है तो हम बस सिर्फ उसके लिए हमें एक पेपर चाहें, रटा चाहें, एग्ज़ाम देना चाहें, मार्क्स चाहें, बस ख़त्म, बाकी अल्लाह जाने वो जाने ना। और पैदा हो गए थे, बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे ना। तो हम ना खुद अपने आप को ना सोसाइटी को हम कोई चीज़ कंट्रीब्यूट कर सके। सो दीज आर द मेन थिंग्स, राइट। एंड इन द एजुकेशन दिस कोग्निटिव डेवलपमेंट, द सब्जेक्ट दैट योर चाइल्ड इज गेट जो स्कूल में सीख रहे हैं, दिस इज 50% एंड 50% आपका लाइफ स्किल करेक्टर एजुकेशन है, जिससे आपका सोशल, इमोशनल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल जो रूहानी तरक्की है वो सारी हासिल हो जाती है।
سو اگر وہ 50% اور انفارچونیٹلی کرنٹلی یہ 50% ان 90% آف اوور انسٹیٹیوشن تھرو آؤٹ پاکستان یہ مسنگ ہے، جس کی بیس پر ہم یہ معاشرہ دیکھ رہے ہیں. اور آج جو بچے یہاں پر اب 1 2 3 میں پڑھ رہے ہیں، آفٹر 15 ایئرس یہ فیوچر ہوں گے، یہ کسی ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہوں گے اور یا کہیں پر بزنس کریں گے. آپ ان پر انگلی اٹھائیں گے نہیں، جس طرح آج اٹھا رہے ہیں. آج جو کام کر رہے ہیں، جو جاب میں ہیں، جو بزنس میں ہیں، وہ 15 سال 10 سال یا 20 سال پہلے وہ اسٹوڈنٹ تھے. تو اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ان کے والدین، ان کے اسکول، ان کے اساتذہ کرام. ہم اس لیے اسکول کو وہ زیادہ کرتے ہیں کہ یونیورسٹی لیول پر جب 12 گریڈ کو بچہ کلیئر کر جاتا ہے، سو ہی سو میچیور دیٹ ہی کین گریس ایون اے لیکچر میتھڈ سوری، اور اس میں اتنی وہ قابلیت اس سے زیادہ آتی ہے. سو ایکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اسکول لیول پر. تھینک یو ویری مچ. ایک شارٹ تھی، آئی ڈونٹ نو، آئی ڈیڈنٹ پلان، آئی جسٹ کیم اینڈ اسٹارٹڈ فار یو. If you have any feedback, you can just comment it. Maybe I did many mistakes. Thank you very much.